नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूआर स्टडी हेल्प में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान की पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये पेपर है, ये वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, पेपर को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। जितने भी विद्यार्थी आते हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तक सारे विषय के पेपर यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे और आपके बोर्ड की तैयारी अच्छे से इसी चैनल पर करवाई जाएगी। तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, आपको समय है वो 2.5 घंटे का दिया जाएगा और आपका पूर्णांक है वो 80 नंबर का रहेगा, यानी आपका पेपर है वो 80 नंबर का आएगा। यहाँ पे सामान्य निर्देश दे रखे हैं, इनको आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक का आपके अवसर वाले प्रश्न रहेंगे। प्रश्न संख्या 7 रिक्त स्थान वाला है और 8वां सारणी वाला है। 9 से लेकर 15 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं। 16 से लेकर 20 लघुत्तरात्मक प्रश्न है, यानी 4 नंबर के हैं। और प्रश्न संख्या 21 से लेकर 24 हैं, ये आपके निबंधात्मक है, यानी 6 नंबर के प्रश्न हैं। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। विद्यार्थियों वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। कोई भी विद्यार्थी वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं जाएगा। और आपको सामाजिक में अच्छे से अच्छी तैयारी करनी है और अच्छे नंबर लाने हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। बाकी जो विद्यार्थी बीच में छोड़ के जाते हैं वो ऐसे ही रहते हैं, बाद में कम नंबर आते हैं और हमें बोलते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखा करें, पूरे देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। चलिए, पहला प्रश्न। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉरेंस, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, बेटिंग। तो विद्यार्थियों आपको आंसर आता है तो आप भी कमेंट में बता सकते हैं। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है वो वॉरेन हेस्टिंग था। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नवीकरणीय संसाधन है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय का मतलब होता है ऐसा संसाधन जो कि एक बार उपयोग में लेने के बाद में दोबारा से अपन उसको उपयोग में ले सकते हैं, यानी एक बार उपयोग में लेने के बाद में दोबारा उसका उपयोग कर सकते हैं। तो सौर ऊर्जा, बिल्कुल सौर ऊर्जा है, आज अपन ने उपयोग की तो कल और नहीं आ जाएगी। पवन ऊर्जा भी ऐसे ही है और जल विद्युत भी ऐसे ही है। तो उपयुक्त तो सभी, ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। निम्न में से मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक नहीं है। मृदा के निम्नीकरण, निम्नीकरण का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, मृदा का खराब होना, यानी मृदा को खराब करने वाला कारक इनमें से कौन सा नहीं है। वनों उन्मूलन, यानी वनों की कटाई करते हैं तो मिट्टी तो खराब होती है, ये तो है। अति पशु सारण, यानी अधिक पशुओं को चराएंगे तो भी मिट्टी खराब होती, ये भी है। और भूस्खलन, यानी भूमि का धंसना या फिर खिसकना, ये भी है। लेकिन इसला करती हैं, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर श रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। यहाँ पे स लिख रखा है, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है, लेकिन ये ऑप्शन द मान के चलिए आप, ठीक है ना। तो उपयुक्त सभी वाला सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश है। तो विद्यार्थियों कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश है वो ब्राजील है, ऑप्शन नंबर और रहेगा इसका सही आंसर। इसमें ज़्यादा डिटेल से देखने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, द्वितीय क्रिया को किस नाम से जाना जाता है। द्वितीय क्रियाएं वे होती हैं जिसमें विनिर्माण संबंधी कार्य किया जाता है, यानी किसी भी वस्तु को बनाने का काम किया जाता है। तो कहाँ पे बनाते हैं, उद्योग में बनाते हैं, यानी फैक्ट्रियों में बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। बाकी व्यापार, संचार और परिवहन, ये तीनों के तीनों क्या है, तृतीय क्रियाएं हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना तृतीय क्रियाएं हैं। और प्राथमिक क्रिया कौन सी होती हैं, जैसे कि कृषि करना, मत्स्य पालन करना, पशुओं को पालना, ये सारे के सारे प्राथमिक क्रिया में आते हैं, यानी प्रथम क्रिया में आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। तो यहाँ पे पहली खाली जगह देखिए, लोग एक राष्ट्र के सबसे बड़े खाली जगह होते हैं। तो लोग एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। तो विद्यार्थी यहाँ पे क्या लिखोगे आप, संसाधन, ठीक है ना। अगली खाली जगह देखिए, समानता का अधिकार एक खाली जगह अधिकार है। तो समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो यहाँ पे लिख दो मौलिक। अगला प्रश्न देखिए, इसी में खाली जगह से शुरुआत हो रही है। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पे लिख दो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। और इसी में अगला है कि भारत के सभी लोग की नज़र में बराबर होंगे, किसके नज़र में बराबर होंगे,
कानून की नज़र में, ठीक है ना, कानून की नज़र में सभी बराबर होंगे। और हैदर अली और टीपू सुल्तान खाली जगह के शासक थे। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? शहर मैसूर यानी मैसूर के थे। तो यहाँ पे मैसूर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए, यानी इनका मिलान करना है। दीवानी, दीवानी क्या है? भू राजस्व वसूल करने का जो अधिकार है उसे दीवानी कहा जाता है। शेर मैसूर, शेर मैसूर अभी तो मैंने आपको बताया था टीपू सुल्तान। रानी चेन्नम्मा, रानी चेन्नम्मा कौन थी? कितूर में थी। इन्होंने अंग्रेजों विरोधी आंदोलन था उनका नेतृत्व किया था। 10 से मिलान हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो यह से मिलान कर दो। और सिपाही को है वो अंग्रेज सिपोही कहा करते थे, यानी सिपाही होता था उसको वो सिपोही कहते थे, तो सिपोही से मिलान कर दो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। यहाँ पे देखिए निर्देश दे रखा है कि प्रश्न संख्या 9 से लेकर 15 अति लघु उत्तरात्मक है, यानी आपके 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। यहाँ पे देखिए, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कब व किसने की थी? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने की थी। किसने की थी? वास्को डिगामा ने की थी। और ये पुर्तगाल का यात्री था। कहाँ का था विद्यार्थियों? पुर्तगाल का था। और इसने 1498 में भारत की खोज की थी, ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय वस्त्र विदेशों में किस कारण के लिए प्रसिद्ध थे? तो भारतीय वस्त्र हैं विदेशों में अपनी बारीकी के कारण, अपनी गुणवत्ता के कारण और अपनी कारीगरी के कारण है वो प्रसिद्ध थे। यहाँ पे ढाका की मलमल है वो विश्व प्रसिद्ध थी। और ढाका की मलमल इतनी महीन होती थी कि उसके एक सिरे को पकड़ के अगर मिट्टी के अंदर घुसा के उसको खींचे तो पूरी की पूरी जो साड़ी है वो मिट्टी के अंदर से आर पार निकल जाएगी, यानी इतनी महीन होती थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंगाल का विभाजन किसने किया? विद्यार्थियों आपको आंसर आता है जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा, बंगाल का विभाजन किसने किया था? इस प्रश्न को आप अपनी पासबुक में से अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है संसाधन संरक्षण क्या है? तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना और उसको भविष्य के लिए बचाए रखने के लिए समय देना और उनको व्यवस्थित रूप से उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है, यानी अंधाधुंध उसका उपयोग नहीं करना है। अगला प्रश्न है भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। मैंने अभी अपसिद वाले में बताया था भूमि निम्नीकरण के 2 कारण। एक तो आप लिख दो भूस्खलन, एक लिख दो मृदा का अपरदन, वायु के कारण भी होता है। इसके साथ ही आप लिख दो अति पशुचारण, वनो उन्मूलन, इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है सरकार के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा। तो आप भी जरूर इनको याद करके जाइएगा। अगला प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र क्या है? एक सबके लिए और सब एक के लिए, ये धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। किसी देश में लोकतंत्र क्यों आवश्यक है? अगला प्रश्न है इसी में कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था? तो विद्यार्थियों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मांग ये थी कि उनके दत्तक पुत्र को पेंशन दी जाए जो कि उनके पतिदेव को दी जाती थी और साथ ही उनको झांसी का राजा स्वीकार करे। अंग्रेजों ने ये मांग है ये ठुकरा दी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक हैं? विद्यार्थियों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसको रट के जाइएगा। अपनी राजनीति विज्ञान की जो बुक है उसका ये प्रश्न है और पक्का आने की संभावना है। सिपाहियों को नए कारतूस के ऊपर क्यों ऐतराज था? ये भी प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। सिपाहियों को कारतूसों का प्रयोग करने से पहले जो राइफल होती थी जिसका नाम था एनाफील्ड राइफल, उसके अंदर कारतूस जो डाले जाते थे उनकी पैकिंग है ऐसा कहा जाता है कि गाय और सुअर की चर्बी से की गई थी, यानी जो बाहर से कारतूस आते थे उनको पैक तो करना पड़ता था ना, तो उनकी जो पैकिंग है वो गाय और सुअर की चर्बी से की जाती थी। और उनको जो पैकिंग को खोलने के लिए सिपाहियों को हाथों का प्रयोग नहीं दांतों का प्रयोग करना पड़ता है, यानी मुंह का प्रयोग करना पड़ता है, मुंह से उनको खोलना पड़ता था। तो इस कारण से उन सिपाहियों को लगता था कि भाई गाय और सुअर का जो मांस है इसको तो हम कभी टच नहीं करते हैं, इनके तो हम कभी मुंह नहीं लगाते हैं क्योंकि ये हम इनको धार्मिक दृष्टि से महत्व देते हैं। तो इस कारण से उनको लगा कि हमारे धर्म को ये नष्ट कर रहे हैं अंग्रेज। इस कारण से उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम इन कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? हिंसा का शिकार महिलाओं को नए कानून से कौन से 2 मुख्य अधिकार प्राप्त हुए थे? विद्यार्थियों इस प्रश्न को अच्छे से याद करके जाइएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा दीजिए इस प्रश्न के ऊपर क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और इसी में अथवा में आपको ऑप्शन मिल जाएगा फौजदारी व दीवानी कानून में क्या अंतर
हैं। इन दोनों ही प्रश्नों को अच्छे से आप याद कर लेंगे अपनी गाइड से। अगला प्रश्न है, हाशियाकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में 2-3 वाक्य लिखिए। या फिर अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो इन दोनों ही प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। जितने भी प्रश्न हैं विद्यार्थियों, आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, अच्छे से आप याद करके जाएंगे। हाशियाकरण क्या होता है कि ऐसा समूह या फिर ऐसे व्यक्ति जिनको अपनी समाज की मुख्य धारा से अलग कर देते हैं और उनको समाज की सुख सुविधाओं से वंचित किया जाता है और उनको हाशियों पर धकेल दिया जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? हाशियाकरण कहा जाता है। और इनका जीवन है बहुत ज़्यादा मतलब कठिन हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20, जैवमंडल व पारितंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। जैवमंडल क्या है और पारितंत्र क्या है, इसमें अंतर स्पष्ट करना है। पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? कारण लिखिए। विद्यार्थियों, ये भी प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम को काला सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका मांग है बहुत ज़्यादा है और इनसे जो उत्पाद हैं जैसे कि डीजल, पेट्रोल और इसके साथ ही प्राकृतिक जो गैस हैं, बायोडीजल हैं, ये सारे के सारे हैं, इनकी मांग बहुत ज़्यादा है और मांग ज़्यादा होने के कारण इनको काला सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से निम्नलिखित के अंतर स्पष्ट कीजिए। इन्हें इनके अंतर स्पष्ट करने हैं। लौह और अलोह खनिज किसे कहते हैं? धात्विक और अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? तो धात्विक और अधात्विक का मैं बता देता हूँ। ऐसे खनिज जिसके अंदर धातु के अंश पाए जाते हैं धात्विक खनिज कहलाते हैं। ये चमकीले होते हैं और इनसे इनको पीट के पतली सादरी के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इनसे तार भी बना सकते हैं और ये आघात वर्धनीयता के नियम को फॉलो करते हैं। अधात्विक वे खनिज होते हैं जिनके अंदर धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं, वे अधात्विक खनिज होते हैं। जैसे कि चूना पत्थर हो गया, फास्फोरस हो गया, जिप्सम हो गया, ये सारे के सारे अधात्विक खनिज हैं। जबकि धात्विक खनिज में लौह आप मान सकते हैं, सोना, चांदी, लोहा, ये सारे के सारे धात्विक खनिज हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22, इतिहासकार अंग्रेजी शासन काल को औपनिवेशिक युग क्यों कहते हैं? या फिर अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा उसमें क्या समस्याएं थी? तो विद्यार्थियों, आपको पता होगा जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो ये धर्म आधारित इनका जो बंटवारा था, इतिहास को बांटना, ये एक तो गलत बात है। इसने कहा कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहते हैं, धार्मिक भेदभाव है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? क्योंकि टीपू सुल्तान एक महत्वाकांक्षी राजा था। इन्होंने मालाबार तट से होने वाले व्यापार को, जो कि इनके राज्य में होता था, अंग्रेजों को व्यापार को रोक लगा दी थी। यहाँ से जो काली मिर्च, इलायची, बहुत कीमती कीमती जो मसाले थे वो उन सभी का निर्यात होता था, उन निर्यात के ऊपर रोक लगा दी थी। किसने? टीपू सुल्तान ने। और टीपू सुल्तान के है ना फ्रांसीसी जो व्यापारी है ना वो अच्छे मित्र थे। कौन से व्यापारी? फ्रांसीसी व्यापारी थे, वो अच्छे मित्र थे। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी से टीपू सुल्तान है वो कोई दोस्ती नहीं रखता था। इस कारण से टीपू सुल्तान को ईस्ट इंडिया कंपनी है वो खतरा मानती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी सोच रही थी कि भाई ये टीपू सुल्तान है, अपन को यहाँ से भगा देगा, तो इस कारण से ये कंपनी इनको खतरा मानती थी। अगला प्रश्न इसी में है कि रेत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? विद्यार्थियों, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। रेत यानी किसान नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? नील की खेती करना बहुत कठिन था, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। उनका कर्ज है वो जमींदारों से और जो साहूकार लोग हैं उनसे कर्ज लेके वो खेती करते थे और कर्ज भी ऐसा था कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होता था, लगातार उनका सिलसिला जारी रहता था। एक बार खेती की, खेती करने के बाद में जो पैसे आए वो उनको जो सेठ साहूकार है उनको दिया, फिर से दोबारा से कर्ज लेना पड़ता था। इस तरह से नील की खेती है ना उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया था। अगला प्रश्न है कि 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह से बदली? या फिर अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल है वो किस तरह से बिताए? तो विद्यार्थी दोनों ही प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और दोनों के उत्तर थोड़े से बड़े बड़े हैं क्योंकि ये 6 नंबर के प्रश्न हैं। लेकिन मैं मुगल बादशाह के बारे में बताना चाहूँगा। इन्होंने अंतिम जो अपने आखिरी साल है वो रंगूल जेल में बिताए। इनको 1858 में रंगूल जेल में भेज दिया गया और फिर उसके बाद में यातनाओं के साथ में इन्होंने अंतिम दिन बिताए और वही रंगूल जेल है उसी के अंदर इन्होंने
अंतिम सांस भी ली थी 1862 में। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है जो कि राजस्थान के मानचित्र में कोई 3 स्थानों को आपको अंकित करना है, इन्हें बताना है। इनमें से 6 मैंने दिए हैं, 6 में से 3 को ही आपको भरना है। जयपुर कहाँ है? कोटा, अजमेर, जैसलमेर, बीकानेर। विद्यार्थियों इन सभी स्थानों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। सबसे पहले इन्होंने कहा है जयपुर, तो विद्यार्थियों जयपुर राजस्थान की राजधानी है और ये वाला जिला है ये जयपुर है। फिर उन्होंने कहा है अजमेर, राजस्थान का हृदय है, ये अजमेर है। फिर उन्होंने कहा कोटा, ये कोटा है। इन्होंने कहा है जैसलमेर, तो ये जैसलमेर है। और बीकानेर, ये बीकानेर है। तो इस तरह से आपको भरना है। जोधपुर का पूछ ले तो ये जोधपुर है। और बाड़मेर का पूछे तो ये बाड़मेर है, ये जालोर, ये सिरोही, ये पाली, ये उदयपुर, ये डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा, ये प्रतापगढ़। फिर उसके बाद में ये चित्तौड़गढ़, ये राजसमंद, ये भीलवाड़ा। इस तरह से आप इन सभी जिलों के नाम हैं अच्छे से याद कर ले। नागौर का पूछे तो ये नागौर है, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का पेपर। मैं आशा करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों ने अंत तक देखा है और अच्छे से इस पेपर को समझ लिया होगा। अब मेरी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका अपना चैनल है, ऐसे वीडियो आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके बोर्ड की अच्छे से तैयारी इसी चैनल पर करवाई जाएगी। विद्यार्थी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।